Hello, students. Welcome back. So, we are in the third chapter and we were doing the dimensions. All right. We have done the science, social environment, technological, and economic. Okay. We have done with the social thing, concept wise, we have done. Then we did the economic thing, जहाँ पे we have discussed about the concepts about the key economic factors क्या क्या हो सकते हैं such as GDP, inflation, prices, all right, and many more. So if you have missed, then go through that first. Then we did the technological factors. ओके टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में हमने अपलिफ्टमेंट्स देखे थे, इनोवेटिव आइडियाज, मार्केट प्लेस पे क्या क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकता है इन ऑल दोस थिंग्स. सो वी हैव कवर्ड दैट ऑल्सो. Now we are doing we will gonna do the remaining part. Okay, so the rest of parts are also very important, and you don't need, well, you need to know about the सारे फैक्टर्स के बारे में. You should know इंडिविजुअली. ओके, किसी को भी मिक्सअप नहीं करना है आपको. इंडिविजुअली यू शुड नो फर्स्टली. सेकेंडली यू शुड मेंशन ईच एंड एवरी कीवर्ड of the elements of the factors. Okay, do not miss any keyword. Every factor had different keywords, तो ये आपको एक चीज का ध्यान रखना है. Thirdly, जितने भी फैक्टर्स हैं, इधर इट्स टेक्नोलॉजिकल और लीगल जिसकी अभी अपन बात करेंगे, और पॉलिटिकल, उन सबके लिए यू नीड टू नो अबाउट द बैकग्राउंड कि कैसे ये एनवायरमेंट को अफेक्ट करेगा. यू नीड टू एक्सप्लेन दैट ऑल्सो इन दी डायमेंशनल सेक्शन. ओके, लेट्स बिगिन. चलो, सो अभी वी हैव डन दी सोशल एनवायरमेंट, राइट. सोशल एनवायरमेंट हो गया है, लेकिन आई वांटेड टू गिव यू दिस एग्जांपल. दिस इज अ वेरी रेलेवेंट एंड आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे. ये सोशल एनवायरमेंट एग्जांपल है. ओके, तो एक कंपनी विच गॉट बेनिफिट ड्यू टू सोशल एनवायरमेंट ऑफ इंडिया वाज मैकडोनल्ड्स. आप सबको मैकडोनल्ड्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत अच्छे से. एवरीबडी नोज, मतलब द जनरेशन ऑफ योर्स आर लाइक वेरी फेमिलियर टू दैट, राइट. सो बेसिकली व्हाट आई मेंट टू से इज कि ये एग्जाम्पल है सोशल एनवायरमेंट का. तो अब ये क्या है, लेट्स सी. सो ऑल द एथिकल डिसीजंस टू रिस्पेक्ट टू द टेस्ट ऑफ इंडियंस एंड देयर रिलीजियस बिलीव्स वर टेकन केयर ऑफ. McDonald's makes sure that it altered the menu to better suit the taste and religious beliefs of Indians. Okay, see, McDonald's एक ऐसा एग्जाम्पल है. इफ यू नो, उनने अपने अपने टेस्ट जो होता है, या फिर दे जस्ट मेड श्योर कि इंडियंस के जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो अपनी जो भी मतलब वॉट एवर दे आर डूइंग, वॉट एवर दे आर सर्विंग टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, टू देयर पब्लिक, वो एकदम अच्छे से मार्केट प्लेस पे कवर होना चाहिए, सो दैट किसी भी मतलब सोसाइटी में किसी को भी कोई दिक्कत ना आए. ओके, इवन आई कैन गिव यू एग्जाम्पल ऑफ वेज एंड नॉन वेज. द पर्सन हु इज प्योर वेज, okay, they will not able to have food in a non-vegetarian restaurant where the veg is available, but the kitchens are same, the utensils are same, and there are so many things. So basically ये एक मतलब mostly ऐसा नहीं है जो non-vegetarian है. Don't please get offended. I'm just saying that ये ऐसा कहा जाता है कि there are more vegetarians in India, right? In compared to the other cities. So उस हिसाब से मोस्टली अगर देखा जाए तो बाहर आपको नॉन वेज रेस्टोरेंट्स ही मिलेंगे, लेकिन इंडिया में आपको वेज भी काफी अच्छी तादाद में मिलते हैं. सो कहने का मतलब ये है कि वेज यहाँ पे ज्यादा क्यों है, बाहर कम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ध्यान में रखते हुए ये बनाया जाता है. सो प्लीज एड ऑन दिस एग्जाम्पल इन द सोशल फैक्टर. ओके, I have given the example in last lecture also, but this example was very familiar and I thought that you will be able to get my point, because social environment is something everybody can ask कि यार social environment कैसे affect करेगा हमारे business को. So this is how it can affect, where you have to know about the beliefs of people. Okay, secondly the trends तो हो ही गया.
एंड द टेस्ट, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कंज्यूमर्स की प्रेफरेंसेस जो हैं वो सब आप तभी देख पाते हैं और आप उन चीजों का ध्यान रखते हैं तो ये सारे सोशल फैक्टर्स कवर हो जाते हैं. ओके, सो दैट इज व्हाट द सोशल एनवायरनमेंट इज. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. सी, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अभी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है, लेट्स सी दैट. See, it includes the conditions, the political conditions, such as gender stability. See, gender stability का basic मतलब जो है you can easily understand. It is just related to the stability between male and female. Okay, कि आपकी जो stability है वो constant है या नहीं, मतलब आप जेंडर बायस तो नहीं है, ये सब कुछ देखा जाता है. ठीक है, तो ये एक पॉलिटिकल फैक्टर है. नेक्स्ट है पीस इन द कंट्री एंड स्पेसिफिक एटीट्यूड्स दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होल्ड टुवर्ड्स बिजनेस. सी, आप कोई बिजनेस में ऐसा काम नहीं कर सकते जो कि कंट्री की पीस को अफेक्ट कर रहा हो. ठीक है, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते. इफ और यू शुड रिमाइंड दिस थिंग दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द पीस ऑफ कंट्री. ओके, विच इज अगेंस्ट द पीस ऑफ कंट्री, सो यू कैन नॉट जस्ट डू दैट. ओके, ये हो गया एक पॉलिटिकल फैक्टर, बिकॉज यू आर ऑब्लिगेटरी, यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू डू दैट. Right? Second, specific attitudes that elected government representatives hold toward business. अभी political factors में एक और ये चीज आ गई है कि government के जो भी attitude है towards that business, government के जो भी regulations हैं toward that business, government की जो policies है regarding our enterprise, regarding our industry, वो सब जो है ये सारे political factors हैं which matters a lot and which affects a lot to the business. And these factors are very, very important to keep in our mind, because अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर आप प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करेंगे, ओके, चाहे वो पॉलिसीज हो, चाहे वो रेगुलेशंस हो, प्रोविजंस हो, उन सबका ध्यान रखना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज द पॉलिटिकल फैक्टर विच यू हैव टू डील विद. ओके, इट इज द पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस कह लीजिए या फिर डायरेक्शंस, गाइडलाइंस कह लीजिए, जो कुछ भी कह लीजिए, इट इज योर ड्यूटी to perform this way. Okay, so ये अगर आप ध्यान में रखते हैं तो you will be able to understand कि okay, these things I need to be point out, I need to keep in my mind, and this way I'll perform. Okay, so this is the thing. All right, next, see, the significance of political conditions in business success lies in the predictability of business activities. Abhi now you will be saying कि political activities से, political conditions से क्या predict कर सकते हैं हम? See, I'll give you the best example, which you can also relate. You know about the GST, okay, Goods and Services Tax, which has been introduced by the government of Modi. ठीक है, तो बीजेपी सरकार ने they introduced this GST. Now, अभी इस जीएसटी के बिल के इंट्रोड्यूस होते टाइम पे बहुत सारे बिजनेसमैन ने ये प्रिडिक्ट कर लिया होगा दैट दे हैव टू मेंटेन देयर कॉस्ट इन डिफरेंट वे. ओके, उनको अपनी कॉस्ट अलग तरीके से क्या बोलते हैं उसको, अलग तरीके से मेंटेन करनी पड़ेगी. सेकेंडली, उनको अपने प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, बिकॉज कॉस्ट ऑब्वियसली थोड़ी सी बढ़ जाएगी और शायद हो सकता है कि डिमांड भी कम हो जाए उनके प्रोडक्ट्स की, है ना. कुछ लग्जरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं जिनकी स्लैब रेट्स, if you know about the slab rates of GST, luxury goods was 28% initially. Okay, तो luxury goods वालों की जो इंडस्ट्री है उनको लगा होगा कि भाई हमें अपनी कॉस्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, अपन को अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को या तो कम करना पड़ेगा क्योंकि डिमांड कम होने वाली है. ये सब उनकी प्रिडिक्टेबिलिटी है, ये सब उनका प्रिडिक्शन है, बिकॉज उनको ये मालूम पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है एंड दिस इज हाउ इट इज गोना बी.
ओके तो ये कब हो पाएगा, जब आपके पास में एक प्रॉपर पॉलिटिकल कंडीशन अकर होगी, पॉलिटिकल कंडीशन बनाई जाएगी आपके सामने, देन यू विल बी एबल टू हैंडल दीज थिंग्स, राइट? सो ये तभी हो पाता है। तो इसको बोलते हैं, दिस इज हाउ वी प्रोटेक्ट। डिमोनेटाइजेशन हुआ, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के बिल आते हैं, या फिर बहुत सारी अलग अलग चीजों के बिल आते हैं, एलजीबीटी ग्रुप के बिल आए हैं, या आर्टिकल 377 लगा है, या फिर क्या बोलते हैं, बहुत सारे जैसे ट्रिपल तलाक है, ये सारी मेन चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी है जो कि गवर्नमेंट की बिल्स हैं, जो अप्रूवल्स हैं, जो आपको भी आप भी अवेयर होंगे। और भी बहुत सारे होते हैं जो कि यू मस्ट नॉट बी अवेयर ऑफ दैट, बट जीएसटी तो फॉर श्योर यू आर अवेयर, एंड जीएसटी इज रिलेटेड टू द बिजनेस, राइट? सो उस हिसाब से इस तरीके से आप चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। All right, so this is how this predictability happens. Okay, let's move forward and let's see और आगे क्या क्या है। So under stable political conditions आप बिल्कुल अच्छे से predict कर सकते हैं, क्योंकि political conditions बहुत stable रहती हैं। On the other hand, there may be uncertainty of business activities due to political unrest and threats to law and order. Okay, see, हर जगह आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए, जो कि ये एक्चुअल में बेनिफिट है, वो तो हो नहीं सकता। पर सी, ये बेनिफिट तो है ही कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट देयर इज अनसर्टेनिटी ऑल्सो, वेयर यू जस्ट कैन नॉट हैव दैट आइडिया कि इन सब थ्रेट्स के कारण क्या, क्योंकि सी, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है कि अगर सपोज डिमोनेटाइजेशन हो गया, तो डू यू हैव एनी आइडिया कि आप क्या कर सकते हैं, या आपका कोई सजेशन लेने आने वाला है? कोई नहीं पूछने वाला आपको क्या करना है। अगर एक बिजनेसमैन के पास में, सपोज वो बड़ा बिजनेसमैन कोई है जो ब्लैक मनी रखता है, जो भी है, उनके पास में कैश इतना ज्यादा था डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, तो ये एक उनके लिए ये थ्रेट हो गया रादर देन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इट वाज अ थ्रेट फॉर देम टू हैंडल दैट कैश एंड टू कन्वर्ट दैट कैश इनटू द न्यू करेंसी, राइट? सो ये क्यों हुआ? क्योंकि और किसी किसी के ये हुआ होगा कि उनका जो व्हाइट मनी वाले लोग थे, उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। सिमिलरली जीएसटी से बहुत लोगों को प्रिडिक्शन तो लग गया कि यू कैन प्रिडिक्ट दिस वे, आप कॉस्ट कम करें, या जो भी अपन ने अभी लास्ट में बात करी। लेकिन प्रिडिक्ट करने के साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जिनके लिए ये थ्रेट बन गया, बिकॉज उनको अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ गया, जो उनके हाथ में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। सेकेंडली, उनकी जो कॉस्ट थी वो हो गई इंक्रीज उस कारण से, क्योंकि उनको अपना प्राइस बढ़ाना पड़ गया। डिमांड जो है रेट बढ़ने के कारण वो कम हो गई, तो वो उनके लिए एक थ्रेट हो गया। तो यू कैन प्रिडिक्ट सम थिंग्स, बट इट समटाइम्स इट कैन नॉट come as an opportunity. Okay, it won't be as an opportunity because you have the obligations to handle these things. You have restrictions. तुम political law and order के आगे कोई भी हो, anybody are restricted. Okay, so there are these sort of restrictions also there, जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन के कारण हो सकता है। तो ये पॉलिटिकल बैरियर भी है, एंड इट इज अ पॉलिटिकल फैक्टर विच कैन अफेक्ट द बिजनेस एंटरप्राइज। ओके, सो बेसिकली मतलब यही है कि बिजनेस एंटरप्राइज कैन अफेक्ट दिस वे और दैट वे और इन ऑल दोज थिंग्स। ओके, नेक्स्ट, सी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का अभी अच्छे से एक मतलब समझते हैं। सी, it does build a confidence among business people to invest a long-term projects for the growth of economy. Political stability can shake that confidence. See, अगर politically आप stability दे पाते हैं politically, तो लोगों के बीच में एक confidence रहता है कि okay, this is the stability here. अभी जैसे कि मोदी गवर्नमेंट आई, तो वहां पे लोगों में एक तरह का फियर आ गया, एक तरह का डर आ गया
कि कहीं पर भी इन्वेस्ट करने के लिए, कि क्या पता यार यहाँ का मार्केट ये लोग डाउन कर दें, इनके शेयर्स डाउन हो जाए, या फिर क्या पता कौन सा नया बिल निकाल दे, क्योंकि वो देयर डिसीजन मेकिंग पावर इज टू फास्ट एट पेस दैट दे कैन मतलब एनीवे कुछ भी कर सकते हैं वो। तो एक वो जो फियर होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो डाउन हो गया। यही अगर अभी अभी इतने सालों से एक स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट में कि वो बिजनेस फाइनेंशियल मार्केट में, बिजनेस मार्केट में सॉर्ट ऑफ एक स्टेबिलिटी लेके आया है, तो लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस है टू टेक दैट रिस्क एंड टू हैव दैट प्रोडक्ट जो उनकी ग्रोथ करे इकोनॉमी में। ओके जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, जैसे कि एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको बहुत मौका दे रही है, लोन्स प्रोवाइड कर रही है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर दीज एंटरप्राइजेस। तो उससे क्या हुआ, एक तरह का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एक तरह का कॉन्फिडेंस बैठता है कि ओके दिस इज हाउ दे आर गिविंग अस द स्टेबिलिटी। तो कोई रिस्क नहीं है, बीच में छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान होने के थोड़े कम चांसेस हैं। देखो बिजनेस में चांसेस तो होते ही हैं रिस्क के, मतलब रिस्क तो है ही, लेकिन कैलकुलेटिव है। ओके तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गिव्स दैट कॉन्फिडेंस टू द पीपल। ओके बट सिमिलरली अगर पॉलिटिकल instability can also shaken up that confidence, तो instability होना is not good. All right, so that is how it is. Similarly जैसे कि जो एटीट्यूड है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का टुवर्ड बिजनेस में हैव either positive or negative impact upon business, right? As I said before, see क्या सीन है कि इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इवन आफ्टर ओपनिंग अप आवर इकोनॉमी इन 1991, foreign companies found it extremely difficult to cut through the bureaucratic red tape to get permits for doing business in India. Okay, so what is the thing is, yeah, just a second. So foreign companies जो हैं उनको मतलब they found very difficult कि आप मतलब business कर सकें इंडिया में ड्यूरिंग दैट पीरियड। दे फाउंड वेरी डिफिकल्ट बिकॉज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने समहाउ इस तरीके का वो पूरा बना दिया था कि इट टुक मंथ्स टू प्रोसेस इवन देयर एप्लीकेशन फॉर द पर्पस। एज अ रिजल्ट दीज कंपनीज वर डिस्करेज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन आवर कंट्री। द सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड ओवर टाइम। सो बेसिकली क्या है कि ये इट कम्स एज अ पॉजिटिव साइन वेयर हमारी इंडिया में कुछ रेस्ट्रिक्शंस के कारण, कुछ ऑब्लिगेशंस के कारण चीजें जो हैं वो लोगों को डिफिकल्ट लगने लगा इंडिया में आकर काम करना एंड इंडिया में आके इन्वेस्ट करना, बिकॉज इट वाज नॉट मतलब दैट नेवर सीन फ्रूटफुल टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री। सो ग्रेजुअली जब ये कंपनियां जो है वो थोड़ा डिस्करेज होती गई अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो द सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड ओवर टाइम एंड हमारी कंपनीज ने टेक ओवर किया, एंड दैट्स हाउ द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री गॉट इंक्रीज्ड, एंड दैट्स हाउ वी केम ऑन द ट्रैक, एंड सो मेनी थिंग्स वर हैपेंड। सो दीज रेस्ट्रिक्शंस वर द रेस्क्यू ऑफ दोज प्रॉब्लम्स व्हिच हैपेंड। ओके सो प्रॉब्लम बस ये इतनी सी है कि कभी कभार जो ये रेस्ट्रिक्शंस है, मोस्टली रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगाती इसीलिए है, अगर वो आपसे टैक्स ले भी रही है तो दे आर टेकिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर ओन, राइट? अपने डेवलपमेंट के लिए कर रही है ना, वो किसी और के डेवलपमेंट के लिए तो कर नहीं रही है। टैक्स से ही रेवेन्यू आता है। इफ यू नो कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, मैक्सिमम ऑफ द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट कलेक्ट फ्रॉम द टैक्सेस, तो व्हेन यू वोंट be able to fill the taxes, अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आपका डेवलपमेंट का फंड कहाँ से आएगा? ओके तो फंडिंग के लिए जो फंड होता है, जो हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हमारी इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए, एजुकेशन के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए जो यूज होता है, वो सब ये सब जब ये यूज होते किससे हैं? ये होते फंडिंग से ही है। ओके सो दिस इज हाउ इट इज। All right, next is legal environment, the last one. See, it is also very important, and don't get confused with the political and legal thing. They both are different. Okay, political and legal, they are different. All right, so let me differentiate that. So political, you got it. Now the legal one is, it includes various legislations, various
legislation which passed by the government and administrative orders issued by government authorities, court judgment, as well as decisions rendered by various commission and agencies at every level of government, either it's center, state or local. तो ये जो regulations political में क्या था कि आपने कोई चीज इंट्रोड्यूस करी है, उस कारण से गवर्नमेंट आपको वो इम्प्लीमेंट करके आपको एग्जीक्यूट करके स्टेबिलिटी दे पा रही है या नहीं. इम्प्लीमेंट करने के बाद में वो जो स्टेबिलिटी थी, दैट स्टेबिलिटी वाज द पॉलिटिकल फैक्टर. ओके, नाउ व्हाट इज लीगल? दिस वाज द पॉलिटिकल. ओके, या this was the political thing. I'm just saying so that you won't get confused. Now what is legal? अभी legal का क्या सीन है? वो सारे legislations, legal से legislation याद कर सकते हैं आप. legislations जो हैं या जो भी authorities जो हैं वो अपने decisions जो लेती हैं हर level पे, और वो पास होते हैं और इश्यू होते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा या कोर्ट जजमेंट्स के द्वारा, या फिर कोई डिसीजन जो है वो कमीशंस के द्वारा के थ्रू लिया जाता है. तो ये सारी जो चीजें हैं ये सब इकट्ठी होके एक एनवायरनमेंट बनाती है, दैट इज कॉल्ड लीगल एनवायरनमेंट. Okay, that is called legal environment. So this is what the legal environment is, where you take the legislative decisions that includes government authorities, court judgments, या फिर कोई decision जो किसी commission के द्वारा लिया गया हो, either is central, state or local. Okay, so it is imperative for the management of every enterprise to obey the law of land. Okay, it is imperative, it is compulsory हर management, हर enterprise के लिए कि इस कानून की धरती, लॉ ऑफ लैंड का ओबे किया जाए, कि मतलब उसको एग्री किया जाए. यू जस्ट कैन नॉट से नो टू द लॉ and to the legislations. Okay, so it is very compulsory. Therefore, an adequate knowledge of rules and regulations framed by the government is the prerequisite for better business performance. See, what is the scene? I'll tell you. See, क्या है कि अगर आपको एक adequate knowledge होगा किसी भी प्रोसीजर के बारे में, या सपोज कोई भी रेगुलेशन जो लग रहे हैं या लग चुके हैं या लगने, व्हेन यू विल नो अबाउट दैट, तो यू विल हैव दैट आइडिया फॉर बेटर बिजनेस परफॉर्मेंस कि आप उनको फॉलो करें, ताकि आपको कोई तरह का डिस्प्यूट आगे जाके कभी हो ना सके, कोई तरह की आपकी बिजनेस में कोई तरह का कोई रिस्क ना हो. ठीक है, आपको कभी सी देयर आर सो मेनी थिंग्स. एक बहुत बेसिक सी चीज है कि टैक्स चोरी नहीं होनी चाहिए, टैक्स इवेजन नहीं होना चाहिए. ओके, और अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं आपकी बिजनेस में, तो इसके फायदे क्या क्या है, लेट मी टेल यू. यू वोंट हैव रिस्क ऑफ लूजिंग एनीथिंग. ओके, आपने सब कुछ टैक्स वगैरह भरा है, तो कभी रेड पड़ गया, कुछ हो गया, कभी टेस्ट हुआ, तो यू वोंट हैव दैट रिस्क टू लूज एनीथिंग. सेकेंडली, आपका सारा डेटा जो है वो व्हाइट में रहेगा, व्हाइट मनी जिसको बोलते हैं, तो ब्लैक मनी का कुछ नहीं रहेगा. आप करप्शन से बच सकते हैं, यू वोंट बी करप्ट एट ऑल. देन आपकी मार्केट में जो गुडविल है वो बिल्कुल अच्छे से बनी रहेगी, आपकी गुडविल कभी भी मतलब लाइक डिस्टर्ब नहीं होगी. ठीक है, नेक्स्ट इज एक मतलब इन सब से आपका जो सिबिल बनता है, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स एक्चुअली. सो देयर आर सम पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट वेयर दे चेक योर clarity of finances. Okay, that is called CIBIL. So जो वो होता है, तो वो आपको बैंक जो है वो आपके अच्छे what do you say स्टेटमेंट्स पे आपको लोन प्रोवाइड करेगी. आपका मतलब आपकी जो इफ यू हैव सम लाइक क्रिमिनल रिकॉर्ड, या फिर आपको कुछ कहीं पे भी आप करप्ट शो होते हैं या कुछ भी होता है, तो बैंकिंग में आपको बहुत दिक्कत आ सकती है. बैंक विल नॉट एक्सेप्ट योर स्टेटमेंट्स और एनीथिंग एल्स. सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये इतने सारे एडवांटेज आपको मिल जाएंगे अगर आपने एक लीगल बात को, एक लीगल गाइडलाइन को अगर आपने फॉलो कर लिया तो. और देयर आर सो मेनी पीपल इन इंडिया जहाँ पे people know how to be corrupt, how to evade tax, how to
गेट प्रॉफिट फॉर वंस. तो इंडिया में बहुत करप्शन है, यू नो इट एट एवरी कॉर्नर देयर इज करप्शन, देयर इज टैक्स इवेजन जहाँ पीपल डोंट फॉलो. तो ये जब तक ये है तो इलीगल ही, राइट, ये इलीगल ही है. और जब कभी भी ये इलीगैलिटी मालूम पड़ेगी, दे विल हैव अ ह्यूज लॉस, they will lose their goodwill, okay, in the market. Okay, this firm was तो corrupted, this उनकी रेट लग गई है, उनका ये हो गया है, सील लग गई है, and so many things. Banks will not accept any loan requirement or anything, and there will be so many things also. और इतनी जमी जमाई जो भी चीज होती है वो सब जो है उस पर बिल्कुल ही ताला लग सकता है. तो इतना फर्क पड़ता है लीगैलिटी का. सो माय पॉइंट वाज कि अगर आपको एक एडिक्वेट नॉलेज है और आप उसको फॉलो करते हैं तो इट विल बी अ गुड साइन ऑफ हैविंग गुड परफॉर्मेंस इन योर बिजनेस. You will have a very good performance. You will have that idea about the legality, the idea about the procedures. All right. So non-compliance of laws can land the business enterprise into legal problems. As I said, बहुत सारी लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इन इंडिया, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, इंडस्ट्रियल एक्ट 1951, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, द इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्ट 1947, फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियन वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट, इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंज्यूमर प्रोटेक्शन कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, host of such other legal enactment as amendment from time to time by the parliament is important for doing business. See, ये सारे एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं रिगार्डिंग दी बिजनेस. ओके, तो ये सारे एक्ट जो हैं अगर वो मतलब बिजनेस के रिगार्डिंग, यू नो, इफ you have to मतलब you know point your eye in these things. anyway कभी भी कोई भी अमेंडमेंट आता है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ भी हल्का अमेंडमेंट का मतलब होता है कोई भी चेंज आना, जो गवर्नमेंट वापस बिल पास करती है और बहुत सारे चेंजेस भी करती है, हर एक्ट्स में प्रोविजंस नए डाल देती है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो इफ गवर्नमेंट हैज डन दिस या फिर ऐसा भी कुछ और, तो आपको पता होना चाहिए. इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट यू टू नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ at least these acts. If you are having if you are doing business in any stream, in any what do you say, kahin par bhi you are doing a business, you should know about these things. Okay, so that is very important. All right, so that is it. So impact of legal environment can be illustrated with the help of government regulation to protect consumers interest. For example, एक advertisement है alcoholic beverages का कि आप मतलब it is prohibited. ओके, सो जैसे कि उन एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ रहता है कि जो पैकेट है सिगरेट का जो आप कैरी कर रहे हैं, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ. सिमिलरली ये मतलब ये गवर्नमेंट का रेगुलेशन है कि आप जो सामान बेच रहे हैं आपको उसके ऊपर लिखना पड़ेगा कि इट इज इंजरियस. ओके, सो दैट आप अब सामान बेचना तो रोक नहीं सकते हैं बिकॉज इट इज अ सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री, सो यू कैन नॉट जस्ट अवॉइड दैट. लेकिन जो ले रहा है उन लोगों को ये बताओ कि ये इंजरियस है और ये गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, यू हैव टू फॉलो. तो एडवर्टीजमेंट में भी इवन सपोज वो विल बी लाइकिंग दिस कि जो प्रोडक्ट मैं बेच रही हूँ, सपोज आई एम टीचिंग यू, आई एम टेलिंग यू दैट आई एम वेरी इंजरियस, आई एम वेरी हार्मफुल टू यू, आई एम नॉट गोना गिव यू गुड इम्पैक्ट. तो विल यू बी एबल टू स्टडी? No, never. तो दिस इज वेरी हार्मफुल, राइट? बट स्टिल ऐसा कोई रूल नहीं है कि टीचर ऐसा बोला है तो नहीं बोलता है. लेकिन ये टोबैको या फिर जो भी सिगरेट्स होती हैं इन सब में ये लिखना जरूरी है, तो वो लिखते हैं बेचारे. दे हैव टू डू, दे डोंट हैव एनी आइडिया, दे डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव एक्चुअली. सिमिलरली कोई बेबी फूड का कोई भी पोटेंशियल बायर होता है मदर, तो वहां पे ये लिखा हुआ रहता है कि मदर्स मिल्क इज द बेस्ट. ठीक है, अगर आप ले भी रहे हैं बच्चों को पिलाने के लिए तो मतलब वहां पर भी ये मेंशन होता है कि दिस इज ओके, यू आर टेकिंग दिस, टेक दिस, बट वी वुड सजेस्ट दैट मदर्स मिल्क इज द बेस्ट. ओके, तो ये लीगल रेस्ट्रिक्शंस है व्हिच दे हैव टू फॉलो. ऑल राइट, सो बेसिकली वी हैव डन द बिजनेस एनवायरमेंट के डायमेंशंस. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज एंड दिस इज हाउ इट फॉर्म्स.
ऑल राइट. सो यहाँ पे अपन ने इकोनॉमिक एनवायरमेंट, टेक्निकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल सारे देख लिए हैं अच्छे से. सो वी ऑल हैव डन एवरीथिंग. ओके, सो देयर इज I hope you got all the factors and all the procedures. All right. So let's revise quickly about the economic thing. जहाँ पे we talked about the interest rates. Okay, let me just write quickly. Interest rates and GDP, inflation rates, and many more. Okay, so next is the social thing, where we talk about the values, morals, traditions, and trends. Okay, then came to the technological thing, where we talk about the innovations and upgradations. ओके, कैसे आप इनोवेशन ला सकते हैं अपने बिजनेस में, आपको अवेयरनेस रखनी पड़ेगी उस चीज की. लीगल बात करी अपन ने, जहाँ पे लेजिस्लेचर्स और जो डिसीजन मेकिंग रहती है उन पे आपको उन रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा. पॉलिटिकल में वी टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विच गवर्नमेंट प्रोवाइड अस विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस एंड सर्टेन अपॉर्चुनिटीज. तो उसकी बात करें. सो दीज आर द फैक्टर्स विच अल्टीमेटली, यू नो, दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द बिजनेस एनवायरमेंट, एंड दीज आर द फैक्टर्स विच रन्स द बिजनेस एनवायरमेंट and which is actually a business environment. All right, so that was it. All right, I'll see you in the next lecture. Till then, bye bye. Thank you.